अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 22 है। सॉरी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में। और इसमें हम ये आपका आज का मिड टर्म का आपका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका फाइनल टर्म का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड होगा। तो इस लेक्चर में फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पे बात हो रही है। ये आप डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोसेस के जो कंसेप्ट है, आपने गालिबन लेक्चर 5 में आपने पढ़ा होगा। जो स्टेप्स हैं उनमें ये लास्ट के स्टेप्स में ये फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो आता है। मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले उस इमेज पे लेके जाता हूँ, उस फिगर पे लेके जाता हूँ जो आपने लेक्चर नंबर 5 में देखी थी। ये मेरे पास, ये देखें आपके सामने ये इमेज है, सॉरी ये फिगर है, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। तो उसमें आपने ये लेक्चर नंबर 5 में ये फिगर देखी होगी कि ये देखें, फर्स्ट स्टेप ये प्रिलिमिनरी स्टडी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डीबी डिज़ाइन। और ये देखिए यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन आ रहा है। मीन्स लास्ट स्टेजेस पे आपका जो डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस क्रिएशन के जो लास्ट स्टेजेस हैं उनमें ये फिजिकल डिज़ाइन आता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट एक और फिगर भी आपने देखी होगी, वो ये फिगर थी आपके सामने। ठीक है, कि आपने यूज़र एनवायरनमेंट एनालाइज करना है और यहाँ पे आपके पास फिजिकल डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आप ये सोचा कि आपको ये फिगर्स रिवाइज करवा दूँ ताकि थोड़ा आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि ये आपके पास जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हमारे पास लाई करता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आती है और फिर मेंटेनेंस या टेस्ट सिस्टम आता है आपके पास। तो हम चलते हैं अपने जो लेक्चर है उस पर चलते हैं। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पे बात हो रही है, तो उससे पहले ये कह रहा है कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पे पहुंचने से पहले आपको डेटाबेस को इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। वो कौन से स्टेप्स हैं? एक नॉर्मलाइजेशन का, सेकंड वॉल्यूम एस्टिमेट्स, थर्ड डेफिनेशन ऑफ ईच एट्रीब्यूट्स, और फोर्थ डिस्क्रिप्शन, मींस आपने हर एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है। ठीक है, और फिर आपके पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन डाटा इज यूज्ड, जो डाटा की फ्रीक्वेंसी कि वो कितना यूज़ हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्पांस टाइम एंड डाटा सिक्योरिटी को आपने कैसे मैनेज करना है। डाटा एक्सेस की बात आ जाती है यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी में। आप जो सॉरी जो, अ, जो डाटा ये नहीं, आप किस किस को डाटा एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और टेक्नोलॉजीज आप कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए हमको डाटा की साइज़ और फ्रीक्वेंसी हमको चेक करना पड़ती है कि कितना साइज़ उसका कितना है, वो लार्ज डाटा है आपके पास, स्मॉल डाटा है, या फ्रीक्वेंसी कि वो डाटा की रिपीटिशन भरा, मीन्स उसके अंदर एट्रीब्यूट्स या चीज़ें किस तरह रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी भरा। तो ये इन दो बातों को आपको देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे वही जो है करवाऊँगा कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और बाकी फिर आप अगर खुद पढ़ना चाहें तो आप पैराग्राफ खुद पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे ये बात कर रहा है, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग डाटा टाइप फॉर द एट्रीब्यूट। मीन्स आपने एट्रीब्यूट आपने अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है, और डाटा टाइप भी। ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं कि डाटा टाइप क्या है। आपको डाटा टाइप भी आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने सेट करनी है। ठीक है, जिस तरह आपका एट्रीब्यूट और फिर डाटा टाइप का साइज या उसकी लेंथ। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे आपने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में आपने डिफाइन करनी है। फिर आपने ग्रुप्स को, एट्रीब्यूट्स को आपने ग्रुप करना है लॉजिकल ऑर्डर में। तो ताकि जो आप जब आप ग्रुप करेंगे तो फिर उनमें एक मीन्स आप एक टेबल बना रहे हैं जिस तरह से। इस लाइन के ऊपर का ये मतलब है, जिस तरह आप एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं चीज़ों के दरमियान, एट्रीब्यूट्स के दरमियान। ठीक है, ये एंटिटीज़ के दरमियान। ठीक है, तो वो आपके पास एक लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, इलॉजिकल ना हो। ठीक है, ताकि वो उसको समझ आ सके सबको। और कोई फिर उसमें जो आप टेबल जो रिलेशन आप बिल्ड कर रहे हैं, कोई उसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो। ठीक है, और दूसरी आपने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्लेस नहीं करनी। मीन्स आपने मिनिमम इंफॉर्मेशन या एक अननेसेसरी आपने इंफॉर्मेशन से अवॉइड करना है। आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको छोड़ लें या आप खुद पढ़ लेंगे खुद ये। फिर इसमें आगे आती है फील्ड। फील्ड क्या चीज़ है? ठीक है, फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एप्लीकेशन डेटा
recognized by system software such as the programming language or any database management system। मीन्स आपके पास ये एप्लीकेशन डेटा का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो जिस तरह ये इसके एग्जांपल्स क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, सी जो है ना सी शार्प है, या आपके पास जावा है, तो वो एक आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना वो उसको आप फील्ड कहते हैं। या कोई भी आपके पास एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट उसको आप फील्ड कहेंगे। तो ठीक है, ये आगे फिर डाटा टाइप को डिफाइन कर रहा है सिंपली। डाटा टाइप्स आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा इन द एट्रीब्यूट। ईच डाटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर यूज विद सर्टेन टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है कि आपने आप डाटा टाइप की मदद से आप जो ना एट्रीब्यूट को प्लेस करते हैं डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो आपके पास डाटा टाइप को यूज़ करने के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे नीचे मेंशन है, ठीक है। डाटा टाइप आपने एक तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टोरेज स्पेस को मिनिमम का उसका मिनिमम यूजेज। दूसरा, रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव आ गया। थर्ड, डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है, ये डाटा को आपके पास रिलेशनशिप उसको आपने उसने मैनेज करना है, ठीक है। और ठीक है, डाटा एक्सेस उसमें बेहतर होनी चाहिए। फिर आपके पास सपोर्ट ऑल डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये मैंने आपके सामने लिखा है क्या है कि वो सब डाटा को अच्छी तरह हैंडल कर सके, हैंडल या कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इसको आप मैनिपुलेशन कहते हैं। तो ये 3 से 4 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं डाटा टाइप्स के। आगे यहाँ पे डाटा टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। वेरिएबल करेक्टर, ठीक है, करेक्टर है, इसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखी है, साइज वगैरह लिखा है। आपने डाटा टाइप्स को एक दफ़ा रिमेंबर कर लें, या इनको थोड़ा आप खुद ही इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह देख लें, ठीक है। ये आपके पास नंबर्स हैं, फिर नंबर की टाइप्स है, लॉन्ग, ठीक है, डेट है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डाटा टाइप है, रॉ आपके पास, ठीक है, बाइनरी डाटा है आपके पास, लॉन्ग रॉ, ठीक है। तो BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपके सामने ये आप के सामने डाटा टाइप्स की एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन हुई हैं। तो आप इनको इनके सिर्फ नाम देख लें, या इनकी अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है तो आप खुद देख सकते हैं, या इनके आप नाम ही अगर थोड़ा अपने माइंड में रख लें। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो है कोडिंग के बारे में, ठीक है। कोडिंग या कंप्रेशन टेक्निक्स। कोडिंग हम क्यों करते हैं, मीन्स आप कोई भी कोड लिखते हैं, मीन्स ये है कि आपके पास कोडिंग आप तब करेंगे ना, कोडिंग का फ़ायदा ये है कि आपने जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा, उसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जी लिखा है, ठीक है। As the codes define, the database administrator or the programmer consumes less space, so they are better for use in situations where we have long number of records, and wastage of small amount of space in each record can lead to loss of huge amount of data storage space। ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि आपके पास जब सिंपली लार्ज डाटा होता है आपके पास, उसके लिए आप फिर कोडिंग यूज़ करते हैं। तो इसने आगे एग्जांपल दी है। अब ये हॉबी है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो अ, अच्छा, एक और ये बात कर रहा है कि मीन्स कोडिंग से आप क्या होता है कि डाटा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो आपने वो डाटा वैल्यूज़ को आपने स्मॉलर साइज कोड से रिप्लेस करना होता है, ठीक है, कोडिंग में। तो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, कोडिंग कोडिंग का मकसद क्या है कि ये डाटा को कंप्रेस कर देता है कोड, ठीक है। और इसकी वजह से जब कंप्रेस हो जाएगा डाटा, तो क्या होगा, आपके पास स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोरेज आपके पास मिनिमम स्टोरेज आपको ज़रूरत पड़ेगी कोडिंग के लिए। तो हम ऊपर ये एग्जांपल देख रहे थे, ये एग्जांपल आपके सामने है। मीन्स अब ये हॉबी की एट्रीब्यूट्स हैं, इसने इनको कोड में लिखा है, ये देखें। अब रीडिंग का है तो उसने सिर्फ R ले लिया है, गार्डनिंग का है तो उसने सिर्फ G लिख लिया एज अ कोड, रीडिंग है फिर R, मूवी है फिर M उसका ले लिया, और रीडिंग है। और एक बात शायद यहाँ पर जो मेंशन ना हो, ये देखें। अब आपको आपको पता है कि रीडिंग का मतलब R से मुराद रीडिंग है, ठीक है, और G से मुराद गार्डनिंग है। तो आपने ये करना है कि मीन्स इनको आगे कहीं डिफाइन भी आपको करना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई भी देखे तो उसको आपकी कोडिंग की अंडर कोडिंग समझ आ जाए कि आर से क्या मुराद है, कोई भी देखे जी से क्या मुराद है, आर फिर दोबारा आर से क्या मुराद है, एम से क्या मुराद है। एक तो आप खुद डेटाबेस बना रहे हैं, आपको पता है कि एम से मुराद मूवी है, लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन देखता है, कोई भी पर्सन देखता है, तो उसको समझ आ जानी चाहिए
कि इन चीज़ों का, इन वर्ड्स का आपके पास, इन कोड्स का क्या मतलब है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये हो गया आपके पास कोडिंग की एग्जांपल्स। ठीक है, आगे आता है, गेट अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स बाय द यूज ऑफ डाटा टाइप एंड द बेनिफिट्स कैन बी इन अ नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स की ये दोबारा बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं कि डाटा टाइप्स की आपके पास जो है ना डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स में इनके बेनिफिट्स हो सकते हैं। या आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है, मीन्स आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप उस किसी आप मुकर्रर कर देते हैं। ठीक है, कि ये डाटा की या इसकी ही आपके पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा 15 है, या कोई भी डेट आप एक डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं जो कि हमेशा वही रहती है। ठीक है, उसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, which values which are associated with a specific attribute and can help us to reduce the chances of inserting incorrect values। जब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक आप सेट कर देंगे, जब भी आप डाटा इंटर करेंगे, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब आप स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर आपके पास ये चांसेस कम होंगे कि आप इनकरेक्ट उसमें वैल्यू इंटर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास आ जाता है रेंज कंट्रोल। ठीक है, ये बात हमने पहले भी की थी एक लेक्चर्स में। अगर आप सपोज एक सैलरी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनकी आप सैलरी मेंशन कर रहे हैं, तो वो सैलरी की रेंज क्या होगी? क्या 1 लाख रेंज है, क्या 10 लाख है? मीन्स वो रेंज भी एक लॉजिकल हो। ठीक है, रेंज कंट्रोल, इससे ये मुराद है कि रेंज आप अपने डाटा की कौन सी रखते हैं, डाटा टाइप की कौन सी रेंज आप स्पेसिफाई करते हैं, इससे ये मुराद है। मीन्स कि वो रेंज भी आपके पास लॉजिकल हो। ठीक है, अब अगर डाटा सपोज आप डेट डेट की रेंज लेते हैं, साल में आपके पास 12 मंथ्स है। ठीक है, तो और महीने में आपके पास 30 डेज हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली रेंज आपने मेंशन करनी है कि ये 12 मंथ्स की रेंज हो सकती है, 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती कोई डेट। ठीक है, इस तरह आपने रेंज कंट्रोल को भी देखना है। फिर नल वैल्यू कंट्रोल्स, कोई वैल्यूज नल, और ये आप इस बात का ख्याल करना है कि नल वैल्यूज एन एम्प्टी वैल्यू एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जीरो। जीरो वैल्यू अलग है और नल वैल्यू अलग है। नल से क्या मुराद है, ये आप इसको ऑब्जेक्टिव वाइज भी देख लें कि नल वैल्यू से मुराद एक एम्प्टी वैल्यू है। आप नल वैल्यू भी आप स्पेसिफाई करते हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने नल वैल्यू भी आपने केयरफुली आपने उसको स्पेसिफाई करना है। फिर आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये डिफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस कीप द इनपुट वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इन स्पेसिफिक लिमिट्स। ठीक है, कि आप जो एट्रीब्यूट्स की इनपुट वैल्यूज हैं वो एक स्पेसिफिक लिमिट में रहनी चाहिए। इस इससे मुराद आपकी जो है, सॉरी, इससे आप डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक लिमिट में रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और आज का ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। और मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपके मिड टर्म्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। आप अच्छी तैयारी करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो न्यू फाइनल सिलेबस है फाइनल टर्म का, उस पे मिलेंगे, उसके लिए मिलेंगे। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 23। और ये हमारा जो आपको पता है कि फाइनल टर्म सिलेबस में ये चीज़ शामिल होगी, ये चैप्टर्स आगे इससे ऑनवर्ड्स। इसमें फिर आप डी नॉर्मलाइजेशन और फिजिकल रिकॉर्ड वगैरह पे बातें करेंगे, मजीद हम इसको आगे लेकर चलेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे बता दें। और इस लेक्चर्स को आप ये आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए। इनको आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो इससे बेनिफिट हो सकें। मज़ीद लेक्चर्स के लिए और मज़ीद इस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 23। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।